हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ ए आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो ध्येय आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है और यह टेस्ट नंबर 3 है। तो इसके अंतर्गत हम लोग 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ध्येय आईएएस के अब तक जो है 12 से 15 प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ चुके हैं जिन्हें प्रॉपर अच्छे से कवर कराया जाएगा। और इसके बाद जो है दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें। इसके पहले के टेस्ट सीरीज जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग इसे देख सकते हैं। एक वीडियो में जो है 70 क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है, अर्थात एक प्रैक्टिस सेट को 2 पार्ट में सॉल्व कराया जा रहा है। तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल हैं, जो अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं, उन सबको प्रॉपर कवर कराया जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग 75 प्रश्न सॉल्व कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 76 देखिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक जल का अवशोषण किया जाता है तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्तियों द्वारा या फिर से भ्रूण द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जड़ों द्वारा जो जल का अवशोषण होता है वो जलों द्वारा होता है, जबकि जो फूड अर्थात भोजन का जो अवशोषण किया जाता है, सूर्य के प्रकाश से भोजन का जो निर्माण किया जाता है वो पत्तियों तनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जल का जो अवशोषण है वह जड़ों द्वारा होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित उपकरणों में से किस एक का प्रयोग हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने में नहीं किया जाता है? पेसमेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑटो एनालाइजर या फिर स्टेथोस्कोप। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर का जो प्रयोग है वह ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इन सब की जांच करने के लिए किया जाता है, जबकि पेसमेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और स्टेथोस्कोप इन सभी का प्रयोग जो है हृदय से संबंधित असामान्यताओं का पता लगाने में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है? लुटिनाइजिंग हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो है यह मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। जल संतुलन को बनाने के लिए आवश्यक, इसे वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है इसे वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की अगर हम बात करें, इसके माध्यम से शरीर की वृद्धि का नियंत्रण किया जाता है। और लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है यह पुरुषों में नर हार्मोन्स के स्त्रावण को प्रेरित करता है। ठीक है, लुटिनाइजिंग हार्मोन पुरुषों में नर हार्मोन्स के स्त्रावण को प्रेरित करता है। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन यह मानव शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करता है। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो है यह मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में आवश्यक होता है, जिसे वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। लैंगरहैंस की द्विविका निम्नलिखित में से किस एक अंग का भाग है? अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय या फिर छोटी आंत। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी बी, अग्नाशय। लैंगरहैंस की जो द्विविका है, जो बीटा कोशिकाएं हैं, वह अग्नाशय की एक भाग है जिसकी खोज लैंगरहैंस नामक एक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। और इसे बीटा कोशिका से, इसी में होता है बीटा कोशिका, जिससे इंसुलिन का स्त्रावण होता है। और यह इंसुलिन जो है शरीर में जो डायबिटीज़ है उसके नियंत्रण में आवश्यक होता है। अगर इंसुलिन का स्त्रावण बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है, तो इससे भी मधुमेह, और अगर इंसुलिन का स्त्रावण बहुत कम होता है तो इससे भी मधुमेह रोग से इंसान ग्रसित हो जाता है। तो जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ हैं यह जो है अग्नाशय के भाग हैं और यहीं से अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का स्थानांतरण होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिलवक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, जैंथोफिल या फिर लाइकोपिन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट जो है शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। रोडोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो यह रोडोप्लास्ट लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। और इसके बाद अगर फियोप्लास्ट की बात करें, यह भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। फियोप्लास्ट भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है, रोडोप्लास्ट लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। जैंथोफिल जो है
या पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। और लाइकोपीन जो है, टमाटर में जो लाल रंग होता है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण ही होता है। ठीक है, तो रोडोप्लास्ट जो है वह लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। फियोप्लास्ट जो है यह भूरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। जैंथोफिल जो है पीले रंग के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रोडोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीरम को सही रूप से प्रदर्शित करता है? प्लाज्मा प्लस फाइब्रिनोजन, आरबीसी माइनस फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन्स निकल जाता है तो जो बचा हुआ पदार्थ होता है या फाइब्रिनोजन के बिना जो रक्त का प्लाज्मा हमें प्राप्त होता है उसे सीरम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और कृषि जिन्सों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए इनाम पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? अप्रैल 2016 में, मई 2017, अप्रैल 2018 या मई 2018? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल 2016 में इनाम पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल 2016। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। होटल, रेस्तरां, गहरी कोयले की खदान उपरोक्त में से कौन से श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित है? 1 3 2 3, 1 2, या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, होटल, रेस्तरां और गहरी कोयला की खदानें, यह सभी जो है श्रम मूल्य महत्वी मतलब कह सकते हैं कि श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें चाहे होटल हो, रेस्तरां हो या फिर से गहरी कोयला की खदानें हो, इसमें जो है श्रम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। एक दी हुई समयावधि में कीमतों एवं मौद्रिक आय दोनों दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलित कर देती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। देखिए, एक ही समय में मान लीजिए कीमतों में वृद्धि हो रही है और उसी के साथ साथ आपकी आय में भी वृद्धि हो रही है। कीमत जैसे दुगनी हो रही है वैसे आपकी आय भी दुगनी हो रही है। तो जो बढ़ी हुई कीमत का मूल्य है, बढ़ी हुई जो कीमत है वह आपके आय पर या कह सकते हैं कि आपके उपभोग पर मतलब कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगी, कोई नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो बढ़ी हुई कीमत है उसे आपका बढ़ा हुआ आय प्रति संतुलित कर देगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और आप जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है? बचत सृजन, बचत संग्रहण, बचत निवेश, या उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो बचत सृजन है, बचत संग्रहण है या उत्पादन क्षेत्र में बचत के निवेश हैं, इन सभी की प्रक्रिया जो है पूंजी निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होती है। और आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारकों में पूंजी निर्माण की दर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ये सभी जो है पूंजी निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो बचत सृजन हो, बचत संग्रहण हो या बचत का निवेश हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एडम स्मिथ द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा, मॉरिस टी मॉरिस द्वारा, या फिर जॉन एडम्स द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉरिस टी मॉरिस द्वारा। देखिए, मॉरिस टी मॉरिस जिन्होंने जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया था और इनके द्वारा इसे 3 संकेतकों के आधार पर निर्धारित किया गया था, जिसमें जीवन प्रत्याशा है, शिशु मृत्यु दर है और मौलिक साक्षरता है। इसके आधार पर इनके द्वारा गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का जो प्रतिपादन है मॉरिस टी मॉरिस ने किया था और इसके लिए इन्होंने 3 संकेतकों या 3 सूचकांकों का निर्माण किया था, जिसमें एक जीवन प्रत्याशा है, एक है शिशु मृत्यु दर और एक है मौलिक साक्षरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार लिया व दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे याद रखिएगा, यह अल्पकालिक की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब मिनिमम समयावधि की बात कर रहा है। इसे क्या कहेंगे? भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार, अवर्गीकृत समय सापेक्ष बाजार, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अल्पकालिक मुद्राओं का जो लेन देन होता है, जो ऋण का लेन देन होता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि जो दीर्घकालिक होता है उसे पूंजी बाजार के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अल्पकालिक मुद्रा बाजार के अंतर्गत आता है और दीर्घकालिक जो है वह पूंजी बाजार के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाना चाहिए? एम्बर बॉक्स से सब्सिडी, ब्लू बॉक्स से सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स से सब्सिडी या फिर रेड बॉक्स से सब्सिडी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। और इसी सब्सिडी को लेकर के डब्ल्यूटीओ में विकासशील देश और विकसित देशों के बीच जो है गतिरोध बना रहता है। ठीक है, विकासशील देश एम्बर बॉक्स सब्सिडी को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि जो विकसित देश हैं वो एम्बर बॉक्स सब्सिडी को समाप्त करने की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। श्रमयोगी मानधन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास से, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना से, कामगारों की न्यूनतम मजदूरी से या फिर कारखानों में काम के घंटों से? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना है श्रमयोगी मानधन योजना। और इसकी शुरुआत जो है 15 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत 18 से लेकर के 40 वर्ष आयु के बीच के जो व्यक्ति हैं वह इस योजना के पात्र होते हैं। और 60 वर्ष के बाद उन्हें मिनिमम मतलब जो 3 माह मिनिमम जो है 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाता है, जिसमें कुछ भाग जो लाभार्थी है वह जमा करता है और इसके कुछ भाग को सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 15 फरवरी 2019 को। और इसके जो पात्र हैं वो 18 से लेकर के 40 वर्ष के बीच जिनकी आयु है वह इसमें भाग ले सकते हैं। और 60 वर्ष पूरा होने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है एवं पूंजी निर्माण में मदद करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करते हैं। देखिए, अगर इसकी हम बात करें, मान लीजिए मंदी के समय अगर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है, जैसे सरकार द्वारा रोड का निर्माण किया जा रहा है, ब्रिज का, स्कूल का, कारखाने, फैक्ट्री वगैरह स्थापित की जा रही हैं, तो उससे क्या होगा? उससे रोजगार का सृजन होगा। रोजगार के सृजन के साथ साथ जैसे उसे बनाने में भी रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी, और आय जब बढ़ेगी तो उनका उपभोग बढ़ेगा, और जैसे उपभोग बढ़ेगा तो उस उपभोग को पूरा करने के लिए कंपनियों द्वारा उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो कंपनी द्वारा जब उत्पादन किया जाएगा तो उससे भी कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो यह क्या है? यह चक्रीय रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें अगर मंदी के समय सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है तो इससे मंदी का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वित्त मंत्रालय के कार्य हैं? राजकोषीय नीति का निर्धारण करना, सरकारी व्यय को नियंत्रित करना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना या फिर बजट का राजस्व अनुमान तैयार करना? इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 या उपरोक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 4। तीसरा जो है यह किसका है? मौद्रिक नीति का जो निर्धारण किया जाता है वह आरबीआई द्वारा किया जाता है, न कि वित्त मंत्रालय द्वारा। और मौद्रिक नीति समिति में टोटल 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 जो है वह आरबीआई से होते हैं, 3 सदस्य, और 3 सदस्य जो होते हैं वह इंडियन गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से 3 सदस्य होते हैं और 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं। इसकी अध्यक्षता जो है वह आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है। ठीक है, ये भी याद रखिए, क्वेश्चंस जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो याद रखिएगा, इस मौद्रिक नीति का जो निर्धारण है वो आरबीआई द्वारा किया जाता है, जबकि राजकोषीय नीति हो गया, सरकारी व्यय का नियंत्रण हो गया और बजट का राजस्व अनुमान तैयार करना हो गया, यह वित्त मंत्रालय का कार्य है, और मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई का काम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 और 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा में निवेश करना, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन, सूचना, उपरोक्त में से कौन मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 5, 1 2 4 5 या उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। चाहे आप शिक्षा में निवेश कर रहे हैं, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, स्वास्थ्य में निवेश कर रहे हैं,
लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवासन हो रहा है या फिर सूचना संचार में वृद्धि हो रही है, लोगों को मतलब सूचनाओं से या कह सकते हैं कि जानकारियों से अवगत कराया जा रहा है। ये सभी जो है मानव पूंजी के स्रोत हैं, ठीक है। जैसे अगर हम शिक्षा में निवेश कर रहे हैं तो शिक्षित लोगों की उत्पादकता जितनी अधिक होती है उतना जो है जो अशिक्षित लोग हैं उनकी उत्पादकता नहीं होती है। कार्यस्थल पर अगर प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो प्रशिक्षण पाया हुआ व्यक्ति अधिक जो है दक्षता के साथ कार्य करता है। सूचना प्रौद्योगिकी, अगर जो काम हम कर उसके बारे में सटीक और अच्छी जानकारी, सही जानकारी हमें प्राप्त है तो वह कार्य की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। प्रवसन, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवसन होता है रोजगार के लिए, तो ये भी क्या है, ये भी एक पूंजी निर्माण की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक कृषि या फिर गहन निर्वाह कृषि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानांतरित कृषि। इसे कई नामों से जाना जाता है, इसे कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, भारत में इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्थानांतरित कृषि। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से है, भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग सिस्टम का प्रारंभ कब किया गया था? केंद्रीय बजट 2011-12 में, केंद्रीय बजट 2007-8 में, केंद्रीय बजट 2006-7 या फिर 5-6? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2005-6 में जेंडर बजटिंग सिस्टम का प्रावधान किया गया था। इसमें क्या होता है कि बजट प्रस्तुत होने के बाद यह आकलन किया जाता है या फिर देखा जाता है कि इस बजट के जो प्रावधान है, इस बजट में जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं उसमें कितने प्रावधान या कितने प्रतिशत या फिर से कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं या फिर से कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो एक जेंडर विशेष को प्रभावित करती है और इसमें भी मुख्य रूप से महिलाओं को प्रभावित करती है, ठीक है। या फिर से कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए इस बजट में क्या किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है, यह इसका निर्धारण किया जाने लगा था 2005-6 में, जिसे जेंडर बजटिंग कहा जाता है, ठीक है। और ये कब होता है? बजट प्रस्तुत होने के बाद, ठीक है, बजट पारित होने के बाद किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यह जो है जेंडर बजट का जो प्रावधान है 2005-6 में, केंद्रीय बजट 2005-6 से प्रारंभ किया गया था और बजट पारित होने के बाद यह देखा जाता है कि इस बजट का प्रावधान, इस बजट में कितने ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं हैं जो महिलाओं विशेष को या एक है लिंग विशेष को या फिर से एक जेंडर विशेष को प्रभावित करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं। चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। देखिए, खुली हवा में छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं। इसका जो महत्वपूर्ण कारण है या मुख्य कारण है वो वायु में उपस्थित सल्फर, इस वायु में उपस्थित सल्फर के कारण होता है और सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है, जिससे चांदी की जो वस्तुएं हैं वह काली पड़ जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? प्रक्रम निर्गत निवेश, निर्गत निवेश प्रक्रम या फिर प्रक्रम निवेश निर्गत या फिर निवेश प्रक्रम निर्गत? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले आएगा निवेश फिर प्रक्रम फिर निर्गत, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, ये सभी देखिए मैथ रीजनिंग के आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पॉज करके जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और देखिएगा आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। मैं रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक। मुख्य रूप से इसमें जो सॉल्व कराया जाए जीएस पे ही फोकस किया जा रहा है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराया जाए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये देखिए, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसमें और क्या नया इंक्लूड चाहते हैं वो आप लोग ज़रूर बताइएगा और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इसके बाद जो है जो भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल हैं जो अच्छे पब्लिकेशंस के हैं उन्हें प्रॉपर अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा। आपके एग्जाम तक मान कर चलिए कि जितने भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में होंगे उन सबको सॉल्व करा दिया जाएगा
और उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो इसका रिवीजन भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, देखिए यहाँ तक जो है आपके 110 क्वेश्चंस तक आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? कर्क रेखा का इसके निकट होना, पत्थरों एवं पहाड़ियों की अधिकता, जल संसाधनों की कमी या उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें मुख्य कारण पूछा है, ठीक है, प्रमुख कारण पूछा है तो वो हो जाएगा आपका कर्क रेखा के साथ इसकी निकटता। ठीक है, जिस कारण यहाँ का जो औसत तापमान है वो अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से किस एक में भाबर क्षेत्र का विस्तार नहीं है? सहारनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर या फिर गोरखपुर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। गोरखपुर जिले में भाबर क्षेत्र का विस्तार नहीं है। यह सहारनपुर, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिलों में आपके भाबर क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। भाबर क्षेत्र की अगर हम बात करें, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वह सबसे पहले नीचे जब आती हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं जहाँ पे ये नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। इसके आगे जब यह बढ़ती हैं तो आगे तराई क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, जहाँ पे नदियाँ सीधे आपके धरातल पर आती हैं और धरातल पर आती हैं तो यहाँ पे दलदली क्षेत्रों का निर्माण होता है। तो भाबर क्षेत्र का जो विस्तार है वह पीलीभीत, सहारनपुर, लखीमपुर में पाया जाता है। ठीक है, तराई क्षेत्र गोरखपुर जो है मुख्यतः तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर अंकित नहीं है? मछली, सौरस, तीर या फिर धनुष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारस। सारस जो है वह उत्तर प्रदेश का जो लोगो है, राजकीय चिन्ह जो है उसमें नहीं है, जबकि मछली है, तीर है, धनुष है, ये सभी आकृति उसमें आपको देखने को मिलेगा। सारस जो है यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है। उन्नाव में पुष्प इत्र का निर्माण किया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1 3, 2 3, 1 2 या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा आपका सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो चने का उत्पादन है वह बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है और अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र आपके प्रयागराज में है। और इत्र का जो निर्माण होता है वह उन्नाव में न होकर के कहाँ पे होता है? कन्नौज में होता है। इत्र के लिए मुख्य रूप से कन्नौज फेमस है, न कि उन्नाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ उद्योग दिए गए हैं और केंद्र दिया गया है। सिगरेट निर्माण मुख्य रूप से गाजियाबाद में होता है। बेत की झड़ियाँ बरेली, दरी निर्माण मिर्जापुर, मिट्टी के खिलौने अलीगढ़। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी के खिलौने अलीगढ़ नहीं। मिट्टी के खिलौने की अगर हम बात करें तो आगरा, गोरखपुर मिट्टी के खिलौनों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और अलीगढ़ जो फेमस है वह ताला उद्योगों के लिए अलीगढ़ को जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? झांसी, जालौन, हमीरपुर या फिर बादा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बादा जो है वह बेतवा नहर से लाभान्वित नहीं होता है, जबकि झांसी, जालौन और हमीरपुर यह तीनों जो है बेतवा नहर से लाभान्वित होते हैं। और बेतवा जो है उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नहर है जो झांसी से 25 किलोमीटर दूर परीक्षा नामक स्थान से निकाली गई है और इससे लाभान्वित जिलों में झांसी, हमीरपुर और जालौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रिएटोफाइट पौधे कहाँ पाए जाते हैं? आर्द्र भूमि स्थलों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, नदियों के तट पर या फिर टुंड्रा प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प आपके सही हैं। अगर उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की बात करें, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और ये भी कहाँ पे है? कानपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना की गई थी 1954 में, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की जो स्थापना है यह 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये तीनों कहाँ पे हैं? तीनों आपके कानपुर में हैं। याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? काशी गंगा लौकी की एक प्रजाति है, शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है, ग्रीन गोल्ड जो है या चाय की एक किस्म है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। कर्मा निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य है? बुक्सा, खरवार, थारू या फिर सहरिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कर्मा जो है खरवार जाति का एक प्रमुख नृत्य है। और कर्मा जनजाति की, या कह सकते हैं कि खरवार जनजाति की अगर हम बात करें तो इनका जो मूल निवास है वो झारखंड के पलामू वाले क्षेत्र, झारखंड का पलामू वाला क्षेत्र इनका मूल निवास है। और कर्मा जो है खरवार जनजाति का ही एक प्रमुख नृत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर पंजाब? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। मार्च 2023 में किस राज्य ने थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु द्वारा इसे राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। किसे? थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर जयपुर में? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन 14 से लेकर के 18 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में किया गया था। और इसका आयोजन मुख्य रूप से जो एपीडा है कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण, इसके द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मार्च 2023 में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किस देश में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया था? भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड या फिर श्रीलंका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। भारत में इसके बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना की बात की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, इसके आयोजन की अगर हम बात करें, इसका आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था। और यहाँ पे निर्णय लिया गया था कि भारत में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। और जो बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना की जाएगी वो कहाँ की जाएगी? भारत में की जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र 2023 का जो जल सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया था। आपका ए जो है सही हो जाएगा। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया है? लद्दाख, कोयम्बटूर, मयूरभंज, हम्पी? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है, 3, 4, 2, 3, 1, 2 या फिर 1, 3। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2, लद्दाख और कोयम्बटूर को इसमें शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस सूची में फिनलैंड पहले स्थान पे है। भारत को इस सूची में 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। फिनलैंड जो है पहले स्थान पे है और भारत जो है 126वें स्थान पे है विश्व प्रसन्नता वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च 2023 में चर्चित अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे, न्यायमूर्ति विनीत भूषण, न्यायमूर्ति अजय एस चौहान या फिर न्यायमूर्ति शीला मृदुगल? इसका सही आंसर ऑप्शन है न्यायमूर्ति अभय एस सप्रे। और इसमें टोटल जो 6 सदस्यों की संख्या वो 6 है, जिसकी अध्यक्षता अभय एम सप्रे द्वारा की गई थी। और इसका जो मुख्य कार्य है वो अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली या फिर पटना? कहाँ पे किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही है। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत किस स्थान पर है? 10वें, 8वें, 9वें या फिर 7वें? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वें स्थान पे है। और विश्व के शीर्षतम सबसे प्रदूषित स्थलों या फिर से देशों में चार्ट जो है वो पहले स्थान पे है। चार्ट पहले स्थान पे है और भारत जो है 8वें स्थान पे है विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में।
मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बनी है? सुरेखा यादव, प्रियंका चौधरी, सुनिधि सक्सेना या फिर सुमन कुमारी? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेखा यादव। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के स्थानीय रूप से निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया और ऐसा करने वाले वह पहले विदेशी नेता बने हैं? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मिस्र या फिर जर्मनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा इसका दौरा किया गया था INS विक्रांत का। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री एल्बनीसी हैं। ठीक है, एल्बनीसी मतलब इनका पूरा नाम जो है एंथनी एल्बनीसी हैं, जिनके द्वारा INS विक्रांत का दौरा किया गया था और यह ऐसा करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का LDC शिखर सम्मेलन दोहा कतर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत के किस पड़ोसी देश को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है? श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश या फिर भूटान? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भूटान को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया था। मार्च 2023 में आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? कुआलमपुर में, सिंगापुर में, जकार्ता में या फिर बैंकॉक में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुआलमपुर। कुआलमपुर में इसका जो इस सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति 2023-24 की घोषणा की गई। इस नीति के अनुसार किस वर्ष तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 2050 तक, 2025 तक, 30 तक, 35 तक या फिर 40 तक? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2030 तक भारत के निर्यात को, जो निर्यात है उसे $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2030 तक। मार्च 2023 में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत के किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है? मुंबई, पुणे, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया था। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रखी गई है? नोएडा, गुरुग्राम, जोधपुर या फिर वाराणसी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। और इसकी अगर हम बात करें, इसकी कुल लंबाई 3.8 किलोमीटर होगी और इस पर टोटल खर्च का जो अनुमान लगाया गया है वह 644 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया है। इसकी लंबाई कितनी होगी? 3.8 किलोमीटर। वाराणसी में इसका जो अनावरण किया गया, आधारशिला रखी गई है और इस पर खर्च कितना आएगा? 644 करोड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया है? गीता राणा, रश्मि शुक्ला, सालिजा धामी या फिर अप्सरा अय्यर? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सालिजा धामी को। और 90 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी महिला को कॉम्बैट यूनिट की कमांडर बनाया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सी आपका सही हो जाएगा, सालिजा धामी। नेक्स्ट देखिए, निम्न युग्म में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? ऑफ इंडेक्स 2023 यह भारत और 23 दक्षिण अफ्रीकी देशों के मध्य होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। फ्रीजेक्स भारत और फ्रांस के मध्य संपन्न होने वाला या फिर होने वाला सैन्य अभ्यास है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के मध्य होने वाला एक सैन्य अभ्यास या युद्ध अभ्यास है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और जापान के मध्य होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है भारत और जापान नहीं है। कौन सा देश है? सिंगापुर है। भारत और सिंगापुर के मध्य होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023, भारत और सिंगापुर। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, अन्य तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को फीडबैक जरूर दीजिएगा। मार्च 2023 में SCO पर्यटन प्रशासन प्रमुखों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? वाराणसी में, काबुल अफगानिस्तान में, तेहरान ईरान या फिर बीजिंग चाइना? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। और यहीं पर इसी बैठक में वाराणसी को SCO देशों की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले।
जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और इसका पीडीएफ भी आज देखिए, आज 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि जो आपके जीएस का सेक्शन है वह और ज़्यादा मजबूत है, जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए, सारे प्रैक्टिस सेट प्रॉपर बहुत अच्छे से कवर कराए जाएंगे। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई फीडबैक हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।